Hello guys, good morning. Today we start our first topic of biochemistry, hemoglobin. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया हीम जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और अदर पार्ट हो गया ग्लोबिन जो कि प्रोटीन पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि जब हीम और ग्लोबिन की 4 सब यूनिट मिलेंगी तब जाके हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनेगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और आरबीसी में इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करे। तो जब वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करता है विथ वन सब यूनिट, then it will increase the binding of oxygen with other subunit, binding capacity of oxygen with other subunit। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम cooperative binding बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस cooperative binding जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है उसमें हमें सिग्मोइड ग्राफ देखने को मिलता है। नाउ हीमोग्लोबिन के आज हम हीम पार्ट की बात करेंगे। तो जो हीम है ये प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन में, साइटोक्रोम में, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज में, कैटेलेज में, परऑक्सीडेज में। जो हीम है ये डिराइव किससे होता है, तो हीम जो होता है ये डेरिवेटिव होता है पोरफायरिन का। अब पोरफायरिन कैसे बनता है, जब 4 पायरोल रिंग आर लिंक टुगेदर विथ मिथेनाइल ग्रुप तो वो पोरफायरिन रिंग बनाते हैं। और तो जब इस पोरफायरिन रिंग में आयरन इनकॉर्पोरेट होता है तब बनता है हीम, जिसको कि हम बोलते हैं फेरो प्रोटो पोरफायरिन। अब हम थोड़ा इस पोरफायरिन रिंग के बारे में बात करते हैं। ये जो पोरफायरिन रिंग है ये 4 पायरोल रिंग से मिलके बनी है जिन्हें हम नंबर करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 पायरोल रिंग, ये जो 4 पायरोल रिंग है ये लिंक्ड होते हैं बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो जो मिथाइलिन ग्रुप के डबल बॉन्ड्स हैं जो एंगल से, इनको हम नेम करते हैं एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ईच पायरोल रिंग में जो ग्रुप के बाइंडिंग साइड्स हैं उनको हमने नंबर किया हुआ है 1 to 8। देन इन 1 to 8 पोजीशंस पे डिफरेंट ग्रुप के सब्सटीट्यूशन से, लाइक एसिटाइल ग्रुप, प्रोपियोनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एंड विनाइल ग्रुप, इनके सब्सटीट्यूशन से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, लाइक यूरोपोरफायरिन 1, यूरोपोरफायरिन 3, कॉप्रोपोरफायरिन 1, कॉप्रोपोरफायरिन 3 एंड प्रोटोपोरफायरिन। Now let's talk about heme synthesis. For heme synthesis सबसे पहले सक्सेनाइल CoA और ग्लाइसिन in the presence of एला synthase and विटामिन B6 जो होता है हमारा पायरिडॉक्सिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में बनाता है डेल्टा अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड। ये जो है ये हमारी रेट लिमिटिंग स्टेप है। आपको याद रखना है रेट लिमिटिंग स्टेप में एला सिंथेज आएगा। और ये जो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो येलो क्लाउड के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सक्सेनाइल CoA है और जो ग्लाइसिन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एला सिंथेज और विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन फॉस्फेट की प्रेजेंस में डेल्टा अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड बनाते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एला ALA जो होते हैं ये कंडेंस होते हैं। अब ये जब अभी शुरू में आपको याद रखना है कि जब भी कुछ कंडेंस हो रहा है तो एक मॉलिक्यूल को अपन को बाहर निकालना है। तो अब जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ डेल्टा अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एला डिहाइड्रेटेज मतलब अपन ने इधर पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया तो बनता है PBG, पोर्फोबिलिनोजन। फिर 4 मॉलिक्यूल ऑफ PBG कंडेंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PBG डीएमिनेज, या जिसको हम हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेज या UPG1 सिंथेज भी बोल सकते हैं, बट PBG डीएमिनेज। तो PBG के 4 मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PBG डीएमिनेज। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बाहर निकल जाता है। फिर क्या बनता है हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन, या फिर आप इसको यूरोपोरफायरिनोजन 1 भी बोल सकते हो। ये जो यूरोपोरफायरिनोजन 1 बना है, ये यूरोपोरफायरिनोजन 1 जो बना है ये हमारा पहला पोरफायरिन है हीम सिंथेसिस का। ओके, तो बट जो मोर स्टेबल फॉर्म है इसका वो यूरोपोरफायरिनोजन 3 होता है। तो इसलिए यूरोपोरफायरिनोजन 1 विल कन्वर्टेड इनटू यूरोपोरफायरिनोजन 3, तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो यूरोपोरफायरिनोजन 3 है ये इन द प्रेजेंस ऑफ UPG डी कार्बोक्सिलेज। तो डी कार्बोक्सिलेज यहाँ पे अपन ने 4 मॉलिक्यूल CO2 के निकाल दिए। सबसे पहले अपन ने वाटर का मॉलिक्यूल निकाला, फिर अपन ने अमोनिया का मॉलिक्यूल निकाला, फिर अपन ने CO2 निकाला। तो अपनी पहली एंजाइम क्या थी, रेट लिमिटिंग एंजाइम के बाद से एला डिहाइड्रेटेज, PBG डीएमिनेज, देन उसके बाद
UPG डी कार्बोक्सिलेज। अब UPG3 पे जब UPG डी कार्बोक्सिलेज वर्क करती है तो फिर बनता है हमारा CPG3, मतलब कॉप्रोपोरफायरिनोजन 3। आपको फुल फॉर्म नहीं भी याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म याद रखना चाहिए। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक अभी हम बाहर निकाल रहे थे, पहले पानी निकाला, फिर अमोनिया निकाला, फिर CO2 निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ऑक्सीडेशन वाले जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। तो अब आपको याद रखना है कि जो CPG3 है ये इन द प्रेजेंस ऑफ CPG ऑक्सीडेज की प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा प्रोटोपोरफायरिनोजन में, प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 में कन्वर्ट होगा। देन अगेन ऑक्सीडेशन करना है हमें, तो फिर नेक्स्ट प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 जो होता है ये प्रोटोपोरफायरिन 3 में कन्वर्ट होगा। फिर फाइनली इस प्रोटोपोरफायरिन में जब आयरन आके मिलेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोकिलेटेज और हीम सिंथेज की प्रेजेंस में प्रोटोपोरफायरिन 3 कन्वर्ट हो जाएगा हीम मॉलिक्यूल में। चलो नाउ लेट्स रिवाइज पूरा हीम सिंथेसिस पाथवे फिर से एक बार। सबसे पहले क्या होगा, सक्सेनाइल कोलिन हो गया और ग्लाइसिन हो गया, वो मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एला सिंथेस। यहाँ पे अपने को कौन सा एंजाइम, कौन सा विटामिन चाहिए रहेगा, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट चाहिए रहेगा। तो क्या होगा पायरिडॉक्स, अब तुमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट विटामिन B6 की अगर किसी को डिफिशियंसी हो रही है तो उसको एनीमिया भी हो सकता है। तो एला सिंथेस जो है ये हमारी रेट लिमिटिंग एंजाइम है और ये हमारी रेट लिमिटिंग स्टेप है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। इससे अब अपने को क्या मिला, डेल्टा एला मिला, ALA, डेल्टा अमाइनो लिविलेनिक एसिड मिला। अब इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो क्या यूज करेंगे अपन यहाँ पे, एला डिहाइड्रेटेज। इसके दो मॉलिक्यूल ने कंडेंस किया इन द प्रेजेंस ऑफ एला डिहाइड्रेटेज, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकला और फिर क्या बना, PBG बना, पोर्फोबिलिनोजन। फिर 4 मॉलिक्यूल ऑफ PBG ने कंडेंस किया तो क्या बना, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन या फिर UPG1, जो कि हमारा पहला पोरफायरिन है हीम सिंथेसिस का। इसके बाद में ये जो UPG1 है, क्योंकि UPG3 जो है वो मोर स्टेबल है तो UPG3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर UPG3 डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंट में CPG बनता है, CPG3। फिर CPG3 जो है इसका क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो CPG3 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है PPG3 में, प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 में। फिर ये प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 ऑक्सीडेज की ये प्रोटोपोरफायरिनोजन 3 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिन में, और ये प्रोटोपोरफायरिन आयरन के साथ में कंबाइन होके कन्वर्ट हो जाता है हीम में। अब यहाँ पे इतने सारे PP BB GG आ रहा है तो आप इसको याद कैसे रखोगे। वैसे तो मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ निमोनिक्स बनाने में, बट स्टिल आई ट्राई। आप इस, अब देखो आपका MBBS हो जाएगा। MBBS होने के बाद में आपको जाना है PHC में काम करने। कई बार PHC में बहुत स्पीच भी देनी रहती है, पर अब जब आप अपनी लोकल PHC में जाओगे जहाँ पे आपका होम टाउन है, वहाँ पे जाके अगर आप स्पीच दोगे तो आपके जो पापा जी हैं वो आपको बहुत प्राउड फील करेंगे, आपके ऊपर बहुत प्राउड होगा उनको। तो इसी के बेसिस पे हमको एक निमोनिक याद रखना है। बस ये स्टोरी याद रखो कि आपने अपना MBBS ख़त्म किया, MBBS ख़त्म करने के बाद आप अपनी होम टाउन वाली PHC में गए, वहाँ पे जाके आपने स्पीच दिया और आपके पापा जी जो थे उनको आप पे बहुत प्राउड हुआ। ठीक, अब अपना निमोनिक क्या हुआ, गिव स्पीच एट PHC, पापा जी प्राउड हुए। ठीक है, तो इसमें अपना जो G हो गया उससे अपना ग्लाइसिन हो गया, S से अपना सक्सेनाइल को A हो गया। ग्लाइसिन और सक्सेनाइल को A के जब मिला ये एला सिंथेस के प्रेजेंस में, तो इससे क्या बना, डेल्टा अमाइनो लिविलेनिक एसिड। फिर ये डेल्टा अमाइनो लिविलेनिक एसिड के जब दो मॉलिक्यूल कंडेंस हुए तो ये काय में कन्वर्ट हुए, पोर्फोबिलिनोजन में, जो कि अपना P डिनोट कर रहा है। PHC का P पोर्फोबिलिनोजन। 4 मॉलिक्यूल ऑफ पोर्फोबिलिनोजन कंडेंस हुए तो इनने हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन बनाया। हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन जो है वो UPG3 में कन्वर्ट हुआ। उसका जब डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो उसने CPG3 बनाया। CPG3 का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो फिर पापा जी आ गया इधर, PPG। फिर PPG का जब दोबारा से ऑक्सीडेशन हुआ तो फिर ये प्राउड वाला P आ गया अपना, प्रोटोपोरफायरिन PP। और उसके बाद में फाइनली आयरन आके मिला तो हीम बन गया। होप
you will able to remember it. चलो नाउ फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हमको हीम सिंथेसिस का रेगुलेशन याद रखना है. अब रेगुलेशन के लिए हम कैसे याद रखेंगे, जब हीम का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो जो हीम होता है ये इनिबिट कर देता है एला सिंथेस को और हीम पाथवे को स्टॉप कर देता है. तो हीम जब एला सिंथेस को इनिबिट कर रहा है तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, इट वर्क एज अ को रिप्रेसर. ओके, ये हमारा फर्स्ट रेगुलेशन हो गया. सेकेंड पार्ट क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा फ्री हीम प्रेजेंट है जो कि हीमोग्लोबिन में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, तो जब बहुत ज़्यादा फ्री हीम प्रेजेंट होता है तो जो इसमें आयरन होता है जो कि फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक फॉर्म में. और जब ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये हिमैटिन में कन्वर्ट होता है और हिमैटिन ऑल्सो इनिबिट एला सिंथेस. अब जो हीम एला सिंथेस को इनिबिट कर रहा था वो एज अ को रिप्रेसर इनिबिट कर रहा था, पर जो हिमैटिन है वो जब एला सिंथेस को इनिबिट करता है तो वो एज अ एलोस्टेरिक इनिबिटर. थर्ड वे ऑफ रेगुलेशन क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन. जैसे कि हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप थी हीम सिंथेसिस की वो हो रही थी, जो हमारी रेट लिमिटिंग स्टेप थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, जबकि हमारी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप्स जो थी वो साइटोप्लाज्म में हो रही थी. अगेन हमारी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ स्टेप्स जो थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी. तो कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस. चौथा वे है जो ड्रग्स होती हैं जो कि जो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए जिनको साइटोक्रोम P450 की ज़रूरत होती है. साइटोक्रोम P450 में भी हीम प्रेजेंट होता है, तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं हीम सिंथेसिस को इंक्रीज करती है. अब जिनमें इनबॉर्न एरर्स होते हैं या डिसऑर्डर होते हैं हीम सिंथेसिस पाथवे में जिनको कि हम पोरफायरिया बोलते हैं, तो जो ऐसी ड्रग्स होती हैं वो पोरफायरिया के अटैक को इंक्रीज कर देती हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दीज ड्रग आर लाइक बारब्यूट्रेट्स. नेक्स्ट जो लेड होता है, लेड इनिबिट करता है फेरोकिलेटेज को. इसके अलावा ये पीबीजी सिंथेज को भी इनिबिट करता है, इसलिए लेड की टॉक्सिसिटी के कारण एनीमिया देखने को मिलता है हमें. इसके अलावा जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो ग्लूकोज इंडक्शन ऑफ एला सिंथेज को डिक्रीज करता है. ग्लूकोज डिक्रीजेज द इंडक्शन ऑफ एला सिंथेज, इसलिए ये एक्यूट अटैक ऑफ पोरफायरिया को भी डिक्रीज करता है. इसलिए एक्यूट अटैक ऑफ पोरफायरिया में हम ग्लूकोज भी देते हैं. आइसोनियाजाइड विच इज़ वन ऑफ द एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, ये जो होता है ये इनिबिट करता है विटामिन B6 को, दैट मीन्स पायरोडॉक्सिन फॉस्फेट को. तो ये भी इसकी डिफिशियंसी से भी एनीमिया होता है. इसके अलावा जो एला सिंथेज होती है इसके दो पार्ट होते हैं, एक एरेथ्रॉइड पार्ट होता है, दूसरा हेपैटिक पार्ट होता है, मतलब नॉन एरेथ्रॉइड पार्ट और हेपैटिक पार्ट. जो एरेथ्रॉइड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एला सिंथेज 2. तो ये जो एला सिंथेज 2 होता है ये किसी ड्रग से इंड्यूस भी नहीं होता और ये हीम से इनिबिट भी नहीं होता, जबकि जो हेपैटिक वाला फॉर्म होता है वो ड्रग से इंड्यूस भी होता है और हीम उसको इनिबिट भी कर सकता है. ये हो गया हमारा हीम सिंथेसिस पाथवे और हीम सिंथेसिस पाथवे का रेगुलेशन. बट जो इनबॉर्न एरर होते हैं हीम सिंथेसिस पाथवे में, जो पोरफायरियाज होते हैं, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इसके अलावा इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक है शंट बिलीरुबिन. व्हाट इज शंट बिलीरुबिन? शंट बिलीरुबिन क्या होता है? जब हम रेडियो एक्टिव N15 और N14 लेबल ग्लाइसिन को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ये जाके हीम में इनकॉर्पोरेट होता है. नॉर्मली ये जो हीम है ये हीमोग्लोबिन में इनकॉर्पोरेट होगा और जाके आरबीसी के अंदर रहेगा. जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो 100 to 120 डेज होता है. तो उस हिसाब से जब 100 to 120 डेज के बाद में आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तब रेडियो एक्टिव हीमोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज होना चाहिए और हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होगा तो इसके ब्रेकडाउन से जो रेडियो एक्टिव बिलीरुबिन होगा उसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए. बट ये प्रोसेस कब होनी चाहिए? 100 to 120 डेज के बाद. मगर शंट बिलीरुबिन क्या होता है? कुछ जो हीम का पार्ट होता है वो बोन मैरो के अंदर वो हीमोग्लोबिन में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता, वो ऐसे ही वेस्ट पड़ा रहता है. और जब ये हीम टूटता है तो नॉर्मली जो रेडियो एक्टिव बिलीरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए अराउंड 100 to 120 डेज के बाद में. बट क्या देखने को मिलता है कि जब हम रेडियो एक्टिव ग्लाइसिन देते हैं तो अराउंड 15% ऑफ रेडियो एक्टिव बिलीरुबिन हमें 10 दिन के अंदर में एक्सक्रीट होता हुआ मिलता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अराउंड 15% ऑफ जो हीम होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता और उसके ब्रेकडाउन के कारण हमें जो बिलीरुबिन, रेडियो एक्टिव बिलीरुबिन है वो 10 दिन के अंदर ही देखने को मिलता है. ऐसा क्यों होता है? ये होता है
जब इरेथ्रोपोइसिस ठीक से नहीं हो पाता, मिस इरेथ्रोपोइसिस के कारण ऐसा हमको देखने को मिलता है, तो ये जो अनइनकॉर्पोरेटेड हीम के ब्रेकडाउन से जो बिलीरुबिन बनता है उसे हम शंट बिलीरुबिन बोलते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ मुझे वो टॉपिक्स आप कमेंट में शेयर कर दें। थैंक यू।